एग्जाम्पल 11.9। देखो बेटा इसका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो फिगर क्या दिया हुआ है, एक बैटरी दी है, दो रेजिस्टेंस दिए हैं ऐसे, ये है R1, ये है R2। R1 को दिया हुआ है 10, R2 दिया हुआ है 40, R3 ये रहा, R4 और R5। R3 है 30, R4 20 और R5 है 16। वोल्टेज दिया हुआ है 12 वोल्ट। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट। अच्छा, कैसे निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस? अरे पर भाई टोटल में तो देखो, अब ये दो अलग से पैरेलल है, ये तीनों अलग से पैरेलल है। अगर पहले इन दोनों का पैरेलल, इन तीनों का पैरेलल, फिर इसका जो आंसर आएगा वो सीरीज, समझे? तो 3 बार करना पड़ेगा, तब जो आएगा वो होगा टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस होगी। बात समझ में आ गई? हाँ, तो इसका निकालना है, तो मैं इन दोनों का निकालूंगा, ठीक है ना। R1 और R2 का दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला का 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे ही बात है। एलसीएम क्या आ जाएगा? 40। 10 4 जा और 4 1 जा, तो 1 4 जा 4, 1 1 जा 1। हाँ, बेटा पलटी मारेंगे तो 40/5 कितना आ जाएगा? 8 ओम। ये कितना आ गया? 8। अब इन दोनों का निकालें, इन तीनों का। इनका कैसे आएगा? 1/R3 प्लस 1 उल्टा करना, ठीक है। अब बेटा वैल्यू पुट करो तो R3 कितना है? 30, R4 कितना है? 20 और R5 कितना है? 60। कितना आएगा? एलसीएम 60 आएगा, ठीक है। और बेटा किसी को अगर एलसीएम लेने में दिक्कत आए तो बेटा फिर ऐसे कर लेना। देखो यहाँ ये 30 मतलब 3 10 जा, 2 10 जा, 6 10 जा, 10 कॉमन ले सकते हैं नीचे, तो क्या बच जाएगा? 3 2 और 6। फिर तो आसान हो जाएगा। तुम्हारी मर्जी, कैलकुलेशन है बेटा, ठीक, कैसे भी करो, तो तुम्हारी इच्छा है। नीचे से कॉमन लिया है तो नीचे लिखना उसको, ठीक है, 10 को। तो अभी यहाँ कितना है एलसीएम? 6। 3 2 जा, 2 3 जा और 6 1 जा, 1 2 जा 2, 1 3 जा 3 प्लस 1, 1/10, 6/6। तो कट के 1 हो गया, पलटी मारेंगे तो 10 हो जाएगा, सही बात है ना। 10/1 मतलब 10। अब इन दोनों का क्या आया? इन दोनों का आया 8, इन तीनों का आया 10। अब इसका और इसका आंसर सीरीज में है, सही बात है। तो सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला? तो देखोगे टोटल फाइनल वाला वो हो जाएगा, दोनों को ऐड करना, 8 प्लस 10 18। ये आया टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट। कोई दिक्कत नहीं है ना। इन दोनों को हटा के ऐसे हो जाएगा, ऐसे फिर इन दोनों को हटा के ये सिंगल आ गया, फिर ये अमीटर आ गया, इन तीनों को हटा के ये सिंगल आ गया, ठीक है। ये 8 है और ये 10, ये सीरीज में आ गया, ठीक है। अब क्या निकालना है? टोटल करंट। तो टोटल करंट के भाई आई निकालना, वी मालूम है, तो V इज इक्वल टू आई आता है, ओम्स लॉ। अब बेटा ऐसा है कि मुझे करंट निकालना है टोटल, तो मुझे रेजिस्टेंस का चाहिए टोटल, और वो कितना है? 80। निकाल दिया, ठीक है। V कितना है बेटा? आई मालूम नहीं है, और R कितना है? 18। मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, 6 2 जा 6 3 जा, फिर बेटा पॉइंट में निकाल देना, 0.66 हुआ, ठीक है। तो ये आ गया टोटल करंट। तो न्यूमेरिकल एकदम इजी है, कोई खास बात नहीं है इसमें, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन, ये वाला बैठा बैठा है। साइंस में बेटर ये होता है अपने की वैल्यू वो चेंज नहीं करते, ठीक है ना। बुक की अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, काम हो जाएगा अपना।
फाइन। अच्छा, तो कल अपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात डिस्कस की थी कि सीरीज कनेक्शन के डिसएडवांटेजेस, ठीक है, और पैरेलल के कुछ मतलब एडवांटेज है ना, तो हमने पॉइंट डिस्कस किए थे। सीरीज में क्या डिसएडवांटेज है बताओ तुम। ऐसे भी होगा एग्जाम में। एग्जाम्पल समझ में आ गया मुझे। एग्जाम में कैसे भी होगा। वो नहीं होता। ऐसा था ही नहीं, कोई था ही नहीं। कौन बताएगा एग्जैक्ट वर्ड, हाँ बोलो। कैसे लिखो इंग्लिश में। द करंट इज डिफरेंट इज द करंट इज सेम थ्रू आउट द सर्किट। सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, ये पहला डिसएडवांटेज। सेकेंड, द वोल्टेज इज डिफरेंट। अब सबको वोल्टेज सेम चाहिए होता है, 220 पे काम कर रहा है सब वोल्ट, सही बात है, तो एक वो भी डिसएडवांटेज है। तीसरा, इफ वन स्टॉप वर्किंग ऑल अदर अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, यू सीरीज में, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं, वो तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि भाई करंट सेम होने से दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि सबको अलग अलग करंट चाहिए काम करने के लिए, सही बात है। कुछ ऐसे होते हैं जिनको 3 वोल्ट ही चाहिए, 3 एम्पियर ही चाहिए, पर अगर उसको 2 एम्पियर में वो काम नहीं करेगा। कोई ऐसे भी होता है ना घर में सामान जिनको 1 एम्पियर ही चाहिए, अगर उसको 2 एम्पियर दे दिया तो वो जल जाएगा। वो है समझाया था आपको। लिखना क्या डिसएडवांटेज में, ये पॉइंट लिखने, करंट सेम है, वोल्टेज सबके अक्रॉस डिफरेंट होगा। थर्ड, एक काम करना बंद करेगा तो अदर्स अप्लायंस मतलब दूसरी चीजें भी काम करना बंद कर देगी। क्लियर है। और यही किसका एडवांटेज है, पैरेलल। और दूसरा क्या लिखोगे, और एक चौथा डिसएडवांटेज और है, द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज गेट इंक्रीज। सब है, सब ऐड हो जाते हैं तो सीरीज में रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, तो भी तकलीफ है। रेजिस्टेंस बढ़ना मतलब रुकावट बढ़ना। आपको ना अपनी गाड़ी में अगर रास्ता खराब होगा तो गाड़ी की तो वाट लगेगी ना यार। तो सेम वे अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा क्या होगा, भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा यूज होगा, ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, मतलब बिल ज्यादा आएगा घर का। तो आपको ये लिखना है कि घर का बिल ज्यादा आएगा। आपको लिखना है द रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट गेट इंक्रीज इन द सीरीज कनेक्शन। तो इसका उल्टा किसमें होता है, पैरेलल। समझे, क्योंकि ये क्वेश्चन बैठा बैठा है इसलिए। अब मैं आपको है ना 5 पीडीएफ भेजने वाला हूँ, साइंस की और एसएस की। वो जो है वो ऐसा मान लो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड रिलीज करता है। और अब तक ये ऑब्जर्व किया गया है कि उन क्वेश्चन में से 90% क्वेश्चन बैठे के बैठे आते हैं। समझे, वो मैं अभी थोड़ी देर में भेजूंगा। तो आपको क्या करना है बताएं। अब अपने चैप्टर ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, टेस्ट हो चुका है, सब हो चुका है, यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। आपको क्या करना है, अपने जो आंसर शीट है, जो अपने जो मैं नोट दिए क्वेश्चन आंसर के, ठीक है, आपको वो चैप्टर ओपन करना है। तो चैप्टर में बहुत से क्वेश्चन दिए होंगे, आपको क्वेश्चन देखना है, फिर वो उसमें देखना है, इसमें मैच करना है, फिर मैच हो जाए उस पर राउंड कर देना, मतलब वो है उसमें। जैसे राउंड कर दिए, इससे उससे क्या फायदा होगा, जब आप पढ़ाई करोगे एग्जाम के दौरान तो आपको मालूम है कि ये पहले पढ़ना है, बाकी भी पढ़ने पर वो पहले पढ़ देंगे। समझे नहीं समझे, अरे भाई यहाँ के ना, इसका मतलब नहीं है वही आएगा, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि उनके आने के चांस बहुत ज्यादा है, उस टाइप के क्वेश्चन, उससे मिलते जुलते। एकदम बात समझ में आ गई। तो जब भी कोई चैप्टर पढ़ोगे तो पहले वो तैयार करोगे, वो वाले क्वेश्चन। तो मैं वो अभी नहीं भेजूंगा, 1-2 दिन में भेजूंगा, ये चैप्टर खत्म हो जाए फिर भेजूंगा आराम से, ठीक है। और इतना अच्छा उसमें ऐसा भी होगा कि कुछ तुमको समझ में नहीं आएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन तो इसमें क्या, पर ये हमारे इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत कुछ होता है घुमा फिरा कर कंसेप्ट, तो वो उसमें मैं हेल्प कर दूंगा भाई, क्या लिखना चाहिए उसमें, कौन सा आपको आंसर लिखना चाहिए अपने नोट्स में से उसमें। समझ गया ना, मोस्टली आपको मिल जाएंगे। क्लियर, ठीक। अब अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें एक आएगा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, टॉपिक आएगा इसके अंदर ही आता है।
अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, ठीक है। अब ध्यान समझना, देखो हम सब जानते हैं कि हम जब बहुत देर तक कोई भी चीज चलाते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे तो वो गर्म हो जाती है, राइट है। और आप जितनी देर चलाओगे उतना ज्यादा गर्म होता है, सही बात है। एग्जाम्पल के लिए कोई बल्ब ले लो, आप उसको 10 मिनट जला फिर टच करो तो थोड़ा कम गर्म हो गया, पर उसको 1 घंटा चला के फिर टच करो तो आपको भयंकर हाथ जल जाएगा आपका। और 2-3 घंटे चलोगे फिर टच करो तो आपको एकदम वेरी हॉट। तो इससे क्या समझ में आता है कि समय के साथ में चीजें ज्यादा गर्म होती है, राइट है। और ये होगा ही होगा, ये आप रोक नहीं सकते। हर चीज जो काम करती है इलेक्ट्रिसिटी पे वो गर्म होगी ही होगी, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वो कॉमन एक्सपीरियंस है हमारा, ठीक है। पर हीट क्या है आखिर में, नाइन तो पता एनर्जी है। एनर्जी मतलब जूल, हम वी कैन कैलकुलेट इट, यस और नो। तो इमेजिन करो कि एक वायर है, ओके। एक तो वायर क्या है, वी टेक अ बल्ब, एक बल्ब है। इस बल्ब में से आई करंट पास हो रहा है। इस बल्ब का रेजिस्टेंस होगा, हर चीज का रेजिस्टेंस होता है। इसका रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। और हमने इस बल्ब को टी टाइम के लिए चालू रखा, 30 सेकंड के लिए। टी कैन बी 30 सेकंड, 40 सेकंड, टाइम एंड टाइम दे दो, ठीक है। तो अगर कोई बल्ब है या कोई भी चीज जो चल रही है इलेक्ट्रिसिटी पे, उसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें आई करंट पास हो रहा है और वो करंट हमने टी टाइम के लिए पास किया है। तो कितनी गर्मी, कितनी हीट जनरेट होगी, वो हीट जनरेट हमको जूल्स का एक फॉर्मूला देता है। तो द फॉर्मूला इज एच एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिस्क्राइब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो अगेन आपको दिया हुआ है मैंने नोट्स में, पर है ना, एग्जैक्टली अगर वो लिखो तो अच्छी बात है, वो नहीं लिखो तो फिर मैं जो मैं बोल रहा हूँ मन से लिखो ना, आपकी इच्छा है, मतलब सेम ही है। इफ आई करंट इज पास थ्रू a circuit with resistance R for time t, then the amount of heat generate is directly proportional to the square of current। करंट का स्क्वायर इज डायरेक्ट, देखो बेटा सभी कहाँ आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है ना, तो क्या बोलेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ये तीन बातें होती है जो उसमें, क्या समझ में आता है इससे। ये लो ये बोलता है कि अगर किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा तो हीट भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर टाइम ज्यादा टाइम लिया, मतलब बहुत देर तो उसको चालू रखा, तो भी ज्यादा गर्म होगा। देखो हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। पर इंटरेस्टिंग बात है, हीट इज प्रोपोर्शनल टू करंट, नहीं करंट का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब समझो, हमने पता है वो बहुत बार किया हुआ है नाइन्थ में। मास को डबल करो तो ग्रेविटी का फोर्स डबल होता है, डिस्टेंस को डबल करो तो वो 1/4 हो जाता है, पता है। देखो इसका मतलब क्या होता है समझना, इसका मतलब ये है, इमेजिन करो कि आपने करंट को तो आई रखा, एक ऐसा बल्ब लिया, टाइम को भी टी रखा, आपने एक ऐसा बल्ब लिया जिसका रेजिस्टेंस आर नहीं है, 2R डबल है। तो हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, हीट बढ़ेगी, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हीट है वो है 50 जूल, कितनी गर्मी पैदा हुई, 50 जूल टी टाइम में। पर देखो मैंने सब सेम रखा, आई भी सेम रखा, टी भी सेम रखा, ठीक है। मतलब इसमें करंट 2 एम्पियर थी, यहाँ भी 2 एम्पियर है, 5 सेकंड तो यहाँ भी 5 सेकंड, बस मैंने क्या किया है, बल्ब चेंज कर दिया, दूसरा क्वालिटी का बल्ब ले लिया, दूसरा कंपनी का बल्ब ले लिया जिसका रेजिस्टेंस 2R है। वो तो हमारी मर्जी ना कौन सा बल्ब लेके आए मार्केट से, है ना। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें कितनी गर्मी, ये कितना गर्म होगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है, फॉर्मूला के अनुसार हीट है वो प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो गर्मी बढ़नी चाहिए, पर कितनी बढ़ेगी। तो देखो एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, आई स्क्वायर, फिर रेजिस्टेंस वो कितना है 2R, और ये टी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो यहाँ पे कितना आंसर आया था हमारा 50। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो इस 2 को साइड में लिखो बाहर, तो क्या बचा, आई स्क्वायर आर टी, और ये रहा आई स्क्वायर आर टी पहले वाला केस। इसमें कितना आंसर आया था, मान लो 50, ये 50 हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, कितना आंसर आया 100। तो डबल हुआ कि नहीं हुआ पहले से। तो रेजिस्टेंस को डबल करने से हीट भी क्या हो जाएगी, डबल।
मतलब अगर यहाँ पे 50 जूल गर्म हो रहा है तो वहां पे वो कितना होगा, 100 जूल गर्म होगा, क्योंकि आर की पावर केवल 1 है फॉर्मूले में, समझ गए, केवल 1 है। सिमिलरली अगर मैं टाइम को 2 कर दूं, किसको, मान लो कि यहां मैंने करंट पास किया 10 सेकंड के लिए, यहां मैंने करंट पास किया 20 सेकंड के लिए, समझ गए, है ना। तो मैंने क्या किया, करंट को सेम रखा, बल्ब को भी सेम रखा, रेजिस्टेंस सेम रखा, बस टाइम तो मेरे हाथ में है ना, मैं कितनी देर इसको चालू रखूं बटन को। तो यहाँ मैंने बटन को सिर्फ 10 सेकंड ऑन किया तो कितना गर्म हुआ, 50 जूल। यहाँ मैंने बटन को 30 सेकंड ऑन रखा, डबल। तो चेक करते हैं हीट पे क्या असर पड़ता है। तो अगेन लगाओ फॉर्मूला, आई स्क्वायर, फिर रेजिस्टेंस तो आ रही है, और टी, टी कितना है यहाँ पे, 2 टाइम, 2 को बाहर लिख देंगे, ऐसा कैसे, अगेन आई स्क्वायर आर टी कितना आया था पहले वाले के 50 मान लो, तो अगेन क्या आ रहा है, डबल आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम क्या देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस के डबल होने से हीट भी डबल, क्योंकि पावर 1 है, टाइम के डबल होने से हीट डबल, क्योंकि पावर 1 है। एक बार करंट को डबल करते हैं, बल्ब भी सेम है, 10 सेकंड के लिए ऑन रखूंगा, करंट को डबल कर दिया, मान लो कि 2 आई करंट पास किया, डबल, मान लो कि यहाँ पे 1 एम्पियर था, मैंने 2 एम्पियर पास किया। अब देखेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गर्मी बढ़नी चाहिए क्योंकि हीट प्रोपोर्शनल है, पर आई का स्क्वायर है यहाँ पर, तो ध्यान से देखना है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम आई नहीं लिखेंगे, 2 आई और उसका होल स्क्वायर लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, फिर आई का स्क्वायर, आई स्क्वायर, आर और टी, ये कितना है, 50, हीट 4 गुना हो जाएगी। आप समझे, हीट 4 गुना मतलब 200। तो आप सोचो, अगर हमारे घर में अचानक से, ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि वोल्टेज किसी बाहर बाहर से आता है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, कभी मान लो कि वहां पे कुछ खराबी हो जाए, अचानक से वोल्टेज बढ़ जाए, करंट बढ़ जाए, तो करंट अगर मान लो कि डबल हो गया, तो डबल, 2 का स्क्वायर 4, आपकी चीजें 4 गुना गर्म हो। अगर मान लो कि करंट 3 गुना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना, बुम बुम भटाका हो जाएगा। हाँ, होता है घर पे, तो हम लोग शॉर्ट सर्किट हो गया, ये क्या, यही तो है, अचानक से करंट बढ़ जाता है। और क्योंकि करंट के बढ़ने से क्या होता है, हीट डबल हो जाती है, मतलब स्क्वायर फॉर्म में बढ़ जाती है। तो करंट 4 गुना को 16 गुना स्क्वायर में इफेक्ट होता है, समझ गए, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, if I current is passed through a circuit of resistance R for time t, then the heat generated is directly proportional to square of current, is proportional to resistance, is proportional to time. कितना लिखा, फिर लिखना, therefore H is equal to I square RT. This is known as Joule's law of heating. तो इतना है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। तो ये जाना, कोई तकलीफ है तो बोलो यहाँ पे। ओके फाइन। अब देखो, अब मैं आपको, देखो मुझे बात बताओ, ये जो चीजें गर्म हो रही है, ये सही है कि खराब है, खराब क्यों है, क्या दिक्कत है उससे? हाँ तो चलो, सर एक तो डैमेज हो जाता है, तो ज्यादा हो गया तो चलो, ज्यादा गर्म नहीं हुआ तो, जैसे अभी पंखा गर्म हो ही रहा है ना, पर थोड़ी खराब हो गया, तो फिर गर्मी खराब क्यों हुई? वो तो भाई बहुत ज्यादा गर्म हो जाए तो खराब है, कम कम गर्म हो तो क्या दिक्कत है, बढ़िया है ना, अच्छी बात है ये तो भी कुछ नहीं होगा, चलो अपने, बहुत बार होता है ना, अपन नहीं कहाँ हो गिरता है, अपन बहुत बार जब जाते हैं घर की लाइट ऑन रह जाती है, फिर महीने बाद आते हैं लाइट चालू रहती है। अरे वो गर्म हो रहा है, पर उसकी हीट भी तो बाहर निकल ही रही है ना, रेडिएट, वो तो अचानक से बढ़ जाए तो वो सहन नहीं कर पाता, धीरे धीरे बढ़ता है तो वो सहन कर ले जाती है, हाँ कभी कभार मिस्टेक भी हो जाती है, पर मोस्टली ऐसा नहीं होता है। बहुत बार हमने देखा हुआ है, घर पे जाते हैं और बहुत दिन घर बंद रहता है और कुछ नहीं होता। सही बात है कि नहीं, बात नहीं तो होता ही नहीं, प्रैक्टिकल लाइन बोल रहा हूँ। तो फिर हीट खराब क्यों है? तो आप समझो हीट आई क्यों, देखो हम क्यों पे कर रहे हैं, हम बिल पे करते हैं, हम पता है क्यों बिल पे करते हैं, वो लाइट वालों को, देखो हमारे घर के अंदर जो वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स है,
जब वो इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो क्या होगा, करंट बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए हमें एक धक्का, कुछ कोई चाहिए धक्का लगाने वाला, मतलब कोई चाहिए, एक एनर्जी सोर्स चाहिए, राइट है, खींचने वाला चाहिए। नॉर्मली वो कौन होता है, एक सेल होता है, बैटरी, हमारे रिमोट में बैटरी होती है, सेल होता है। पर बेटा घर तो बेटा थोड़ी एक सेल पे चल जाएगा। उसके लिए हमको एक बड़ा सेल चाहिए, मतलब एक पावर हाउस चाहिए, जो कि टोरेंट पावर हाउस हो गया हमारा, ठीक है, एक बड़ा सेल मान लो, वहां पे बहुत सारी क्या बड़ी होती है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो कुछ नहीं करते हैं, वो आपको सप्लाई कर रहे हैं एनर्जी, ताकत चाहिए इलेक्ट्रॉन भगने के लिए, वो ताकत दे दे, लो भाई एनर्जी, वोल्टेज 220, और वो आपको एनर्जी का ही चार्ज कर। तो भाई आज आपने ऑन किया, मान लो कि आपने 100 जूल एनर्जी यूज की, कल आपने 500 जूल एनर्जी, ऐसे ऐसे 2 महीने का बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है, बहुत सारा जूल, और फिर उसका हिसाब हिसाब करता था, आपने 9th में इसका हिसाब भी किया था, मैं समझा था आपको, पूरा बिल समझे कैसे कैसे बिल होता कैलकुलेट। तो ऐसे फिर लास्ट में देखते हैं भाई, हाँ इतनी एनर्जी होगी तो उनका रेट होता है कि भाई इतनी एनर्जी का इतना रुपए, तो इतना यूज किया, तो ऐसे लाइक भाई एक मान लो कि 10 जूल एनर्जी का 2 रुपए, तो आपने यूज किया है 30 जूल, तो कितना रुपए हो गया, 10 जूल का 2 रुपए, आपने यूज किया 30 जूल, तो कितना हो गया, 6 रुपए। 10 10 और 10, 3 बार है ना, ऐसे ऐसे वो हिसाब करता है, फिर घर पे बिल आ जाता है। तो खराब क्यों पता है, आप सोचो, एक वायर के अंदर, इमेजिन करो कि वायर में कोई एटम नहीं है, कोई भीड़ भाड़ नहीं, तो एक बार इलेक्ट्रॉन चला तो क्रिस्टल कोई नहीं आ रहा है, चलता ही रहेगा। तो एक बस स्टार्टिंग में उसको धक्का दे दो, वो चलता ही रहेगा, कौन रोकेगा उसको बताओ, अंदर कुछ नहीं है, मान लो सिर्फ वैक्यूम, इमेजिन करो ऐसा। सही बात है, पता है हमने समझा था 9th में कि एक बार अगर स्पेस में जो चीज को आपने एक बार फेंक दिया वो कभी रुकेगा नहीं जब तक बाहर से फोर्स ना लगे, हाँ के ना। तो करंट का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन का चलना। तो भाई आप एक बार इलेक्ट्रॉन को भगा दो, भाई सोचो ना, हम हमारा ये बिल क्यों बढ़ता है बार बार, क्योंकि बार बार हमको हर सेकंड एनर्जी चाहिए वहां से, इलेक्ट्रॉन को, हमको इलेक्ट्रॉन को भगाते रहना पड़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भागता है ना वो तुरंत रुक जाता है, क्यों रुकता है, इतनी भीड़ है, एटम इतनी भीड़ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है, थोड़ा आगे बीच में कोई एटम आता है, झट टकराया, रुक गया, फिर बोलते हैं, वापस से दो एनर्जी, वापस से देता है, वापस से भागता है। कॉन्स्टेंटली हमको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को भगाए रखने के लिए, क्योंकि अंदर इतनी भीड़ भाड़ है। सही बात है। अब सोचो, याद तो मैंने आपको 9th में क्या बताया था कि क्या मीनिंग है टेम्परेचर का, टेम्परेचर मतलब हीट, गर्म, क्या मीनिंग है, किसी का टेम्परेचर ज्यादा मतलब उसके एटम्स तेज वाइब्रेट कर रहे, राइट है, और किसी का टेम्परेचर का मतलब उसके एटम धीरे वाइब्रेट, राइट है। अब सोचो, पता है ये बाहर गर्म क्यों होता है, देखो मान लो कि मैं एटम हूँ, और पीछे से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मेरे हाथ अड़ाया जोर से, धर अड़ाया, फिर निकल गया, फिर दूसरे हाथ अड़ाया, धर। तो बार बार जब दूसरे को टकराएगा तो क्या स्पीड नहीं बढ़ेगी, ऐसे 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 मैं वाइब्रेट नहीं करूंगा, इट्स लाइक दैट। अब ये है, मैं तो एक बार टकराया तो कुछ नहीं हुआ, पर मैं तो बार 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 करूँ तो इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, वाइब्रेशन एनर्जी, हाँ क्या ना। अब सोचो, हमने जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दी है यहाँ से कि भाई चल, वो जैसे चला, वो टकराया किसी और के, वो सारी एनर्जी कहाँ चली गई, किसी और में चली गई, और उसकी वजह से वो सामने वाले एटम का स्पीड बढ़ गया, वो गर्म हो गया। भाई व्हाट इज वाइब्रेशन, मतलब हीट। और यहाँ के ना, क्या हमने इसलिए पैसे दिए कि एटम वाइब्रेट करे, अंदर डांस करे, हमने तो पैसे किसके दिए, इलेक्ट्रॉन के लिए दिए, इलेक्ट्रॉन भागता रहे, ये तो मजबूरी है, क्या करे वो, जो भाई वायर है तो वो टकराएगा। तो सारी एनर्जी कहाँ लॉस हो जाती है, हीट में। जितनी भी आप एनर्जी, बस आप इसे समझो कि बस पता क्या होता है, एटम, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा थोड़ा चला टकराया, फिर थोड़ा इधर चला टकराया, चक्कर को बहुत बार बार रुक जाएगा, हमको उसको बार बार चलाने के लिए बस पैसे देना पड़ेगा। बाकी जो भी एनर्जी हमने उसको दी है ना, वो जैसी एनर्जी पकड़ेगा आगे जाकर टकराएगा, वो सारी एनर्जी एटम में चली जाएगी, वापस रुक जाएगा वो। तो सारी एनर्जी जो हम यूज लेते हैं सोर्स से, वो सारी हीट के फॉर्म में खत्म हो जाती है। तो अगर आपने 2 महीने की एनर्जी यूज की है कितनी, मान लो कि 2 लाख जूल, वो सारी किसमें चलेगी, ये गर्म होने में चलेगी। सोचो अगर इलेक्ट्रॉन कभी टकराता नहीं, तो एक बार एनर्जी ले ली, 10 जूल, इलेक्ट्रॉन भाग गया, भाग यहाँ से, बस हमारा इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। हाँ रुकेगा तो उससे मांग लेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। बात समझ में आई कि नहीं है, इस स्लाइड में, ठीक है।
तो ध्यान रखना, एनर्जी हीट इज अनडिजायरेबल, बट होगा ही होगा। इट्स लाइक इट इज अ नेसेसरी इवल, मतलब एक ऐसी चीज है जो होगी ही होगी, आप कुछ नहीं कर सकते उसको। क्लियर एकदम। तो ये है जूस लॉ ऑफ हीटिंग। सारे बच्चे आगे कितना है, हुए हैं। होमवर्क नहीं लाई, होमवर्क किया है। धर्मस की आवाज आ रही है। राज की आवाज आ रही है बेटा। ओए पटेल, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। देखो, हमें ये दिया हुआ है, हमें एन और ए निकालना है। अब बेटा ऐसा है कि हम यहाँ पे दो बनाएंगे क्या, इक्वेशन। एक बनाएंगे ए एन की हेल्प से, एक बनाएंगे एस एन की हेल्प से। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन कितना दिया हुआ है 4, ए कितना है निकालना है, एन कितना है निकालना है, और डी कितना है 2। फिर ये टू मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, 2 टू एन, टू वन जा टू, माइनस क्या बनेगा प्लस, 4 प्लस 2 6, ए प्लस 2n, प्लस क्या बनेगा माइनस, तो 6 माइनस 2n इज इक्वल टू ए, इक्वेशन नंबर 1। और फिर एक इक्वेशन यहां से बनेगी एस एन से। तो एस एन क्या होता है, डी मालूम है तो हम लेंगे डी वाला फॉर्मूला, ठीक है। n बाय टू, टू ए प्लस, एंड इफ यू वांट टू मेक यू कैन यूज ए एन वाला ऑल्सो, ओके। ए एन भी तो मालूम है ना, वो उल्टा इजी रहेगा, ए प्लस ए, ठीक है। एस एन कितना है -14, एन नहीं मालूम है, ए कितना है, ए ये रहा 6 माइनस 2n, प्लस ए एन कितना है 4, सो n बाय टू, 6 प्लस 4 10 माइनस 2n। देखो यहाँ 2 5 जा 2 2 कॉमन आ जाएगा, सो n बाय टू, और ये 2 2 5 जा 5 बचेगा, 2 गया तो n बचेगा, 2 2 कैंसिल हो गया। सो फाइनली वी गेट -14 इज इक्वल टू n। ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 5 इंटू एन, 5n, n इंटू एन, एन स्क्वायर। दोनों को इधर लेके आओ, माइनस बनेगा प्लस एन स्क्वायर, प्लस बनेगा -5n, ये ऑलरेडी इधर है तो माइनस का माइनस। ओके, वी गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, लगाते फैक्टराइजेशन, a इंटू बी, ए इंटू सी और b, तो 1 इंटू -14 और -5। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये चाहिए, तो देखो -7 और 2 है ना, तो -7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन लेंगे तो बचेगा n-7, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो n-7, फिर n-7 और n प्लस 2। अब इसको करेंगे 0 तो n आ जाएगा, माइनस बनेगा प्लस, ये प्लस बनेगा माइनस, n माइनस नहीं होता, नेग्लेक्ट, n आ गया, n की वैल्यू यहाँ पुट करो, 6 2 7 इज इक्वल टू a, 14 इज इक्वल टू a, माइनस ये आंसर हो गया। डन। तो ऐसे हो गया ये वाला। ओके, थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ ए बी। थर्ड टर्म मतलब ए प्लस 2d, वो दिया हुआ है 4। नाइन्थ टर्म मतलब ए प्लस 8d, वो दिया हुआ -8। तो बेटा फटाफट से पहले ए और डी निकाल देते हैं, वी विल अप्लाई एलिमिनेशन। इसके नीचे लिख देते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, साइन करने पड़ेंगे चेंज, माइनस प्लस बनेगा माइनस, कट गया, 8 में से 2 गया 6 बचा, बड़ा है तो प्लस, साइन सेम सेम ऐड हो जाएंगे, 12 बड़ा है तो माइनस, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड तो आ जाएगा -2, 6 कट गया, ठीक है। डी आया -2, वैल्यू पुट करो यहाँ पे,
ए प्लस टू इंटू माइनस टू इज इक्वल टू फोर, प्लस माइनस माइनस टू टू जा फोर इज इक्वल टू फोर, माइनस बनेगा प्लस, फोर प्लस फोर एट, ए और डी आ गया। ठीक, क्या निकालना है? विच टर्म मतलब एन निकालना है। विच टर्म एपी इज जीरो, विच टर्म इज जीरो, ये जो जीरो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है? ये ए एन दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है। ठीक है, सर लगा था फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इज इक्वल टू डी। ए कितना है? एट, एन निकालना है। ओके, और ए एन दिया हुआ है जीरो, डी कितना है बेटा? माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों से मल्टीप्लाई करो। सो एट माइनस इंटू प्लस इंटू माइनस, माइनस टू माइनस इंटू माइनस प्लस टू इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, माइनस टू एन और प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इज टेन, माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई बनेगा डिवाइड, कितना आ जाएगा? फिफ्थ टर्म। ठीक है, इसका आंसर है फाइव। अब देखो, अब है कॉइन वाला। अब कॉइन इज टॉस थ्री टाइम, तीन टाइम का टॉस है, उसका कितने आउटकम? आठ। ठीक है, उसको कैसे लिखते हैं? तो पहले आपको दो वाले आने चाहिए, तो एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, ये दो बार वाले जो है ना, ये दो बार लिखने हैं। फिर एक बार ऊपर सब जगह एच, और एक बार सब जगह टी, तो कुल मिला के आठ हो गए। ठीक है, टोटल आउटकम एट। बढ़िया। क्या पूछा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑल हेड, सारे हेड होने चाहिए। तो सारे हेड तो केवल एक बार ही है, तो कितना का फेवरेबल? वन, टोटल एट, वन बाय एट। सेकंड पूछा है एटलीस्ट टू है। अब ये एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? हाँ, कम से कम दो। और इसको अगर अपन समझे, इसका मतलब क्या है? दो भी चलेगा, दो से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, एटलीस्ट टू मतलब दो भी चलेगा, दो से ज्यादा भी चलेगा। ठीक है, तो मतलब दो भी चलेगा हेड, और तीन भी चलेगा हेड। तो दो हेड भी गिनो और तीन हेड भी गिनो। दो हेड कहाँ पे हैं? एक, दो और तीन, और फिर दो हेड भी गिन लिया, तीन हेड भी गिन लिया, तो ये रहा एक, तो तीन हेड कितने हो गए? चार। फेवरेबल चार, टोटल एट, वन बाय टू आंसर। ठीक है, अगर ये एटलीस्ट एटलीस्ट नहीं लिखा होता और केवल टू हेड लिखा होता, तो केवल तीन आंसर होता। समझ गए? तो ये एटलीस्ट को लिखने से थोड़ा सा मीनिंग चेंज होगा। ठीक, सुनो बेटा, ऐसा है कि क्या ये हीट जो जनरेट होती है, क्या ये हमारे फायदे के लिए हम यूज कर सकते हैं? यस। वैसे तो बहुत जगह तो अनडिजायरेबल है, पर कहीं कहीं हम चाहते हैं कि चीजें गर्म हो। कहाँ पे? हमारी इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म होनी चाहिए ना, इलेक्ट्रिक हीटर, स्त्री, फिर टोस्टर, बहुत सी चीजें हैं जो हम चाहते हैं कि वो गर्म हो। और क्या चीजें हैं? रूम हीटर, और क्या? ओवन, हाँ पानी वाला, और इलेक्ट्रिक केटल। वो लाए तुमने इसलिए है ना, आप समझ रहे हो? तो सुनो, हीटिंग इफेक्ट इज यूजफुल फॉर अस इन वेनी वेज। ओके, और अगर हम इसको अपने फायदे के लिए करना चाहे तो कर सकते हैं, पर हर बार काम, जैसे कि पंखा गर्म हुआ, डोंट लाइक घर पे जाके आज रोटी सेको पंखे पे, वो काम का नहीं है। वो वो हीट काम की नहीं, वो बहुत कम है ही। क्या बोल रहे हैं? हाँ बेटा, ले, पंखा घूमेगा तो गर गर, बेटा तेरे पेट की स्पीड हो जाएगी। अच्छा, हाँ बेटा, अक्कू सेकेगी पापा। हाँ, तो वो तो इससे ना होता ही गर्म है ज्यादा, इसलिए। हाँ, हाँ बेटा, तू पंखे पे एक बार सब्जी बना, मैं मान जाऊंगा तुझे। पंखे को गर्म करके मैं मान जाऊंगा। फिर एक्स्ट्रा बनेगी दूसरी हिडम्बा, चुटको हिडम्बा। अक्षरा का मैं, अक्षरा डाउट समझ में आया?
ओके फाइन। तो यस, तो देखो एग्जाम में पूछा है ना कि राइट द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो क्या लिखना है? पहला, इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक हीटर, आयरन एक्सेट्रा। सेकेंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक अपना ये बल्ब, जो हमारा होता है बल्ब होता है, बल्ब मतलब अभी वाला बल्ब नहीं, ये तो एलईडी बल्ब है। पहले आते थे फिलामेंट बल्ब, उसमें आता था वायर, जैसे एक कॉइल आती है जिसको बोलते हैं फिलामेंट। वो बनी होती थी टंगस्टन से। किससे बनी होती थी? तो हाँ, इधर है, इसमें है टंगस्टन, ठीक है। तो देखो उसमें ना ऐसे दो वायर, ऐसे दो होते हैं और उसके बीच में एक स्प्रिंग होती है। एक्चुअली में इसको बोलते हैं द फिलामेंट। और बेटा ये पूरा पूरा जो केस ये बंद होता है कांच के डब्बे में। दिस इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। Tungsten is a metal. It is a metal. When current is passed through it, okay, it gets heated and its temperature nearly rises to 3000 degrees. इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और जब ये बहुत गर्म होता है ना, देन इट्स स्टार्ट एमिटिंग लाइट। इसमें एक खासियत है, समझ गए? सो filament of bulb is made up of tungsten. It gets heated up when current pass through it. Okay, its melting point is very high, so it doesn't get melt. समझ गए? दूसरा, तो फिलामेंट में हम क्या, देखो हमको लाइट चाहिए तो हम एक सीधी बात है, बहुत गर्म करने पे वो ग्लो करेगा। आपने अगर बहुत सारे वीडियो देखे यूट्यूब पर, आप नोटिस करना पड़ा, जब लोहे को करते हैं गर्म, बहुत करते करते तब वो रेड आउट हो जाता है, तब उसमें लाइट निकलती है। बहुत गर्म करना पड़ती है, ठीक है ना, ऐसा। तो पर ऐसा है कि देखो हम तो सर फिलामेंट लोहे की क्यों नहीं है? बेटा लोहे का इतनी बहुत, क्योंकि हमको लाइट चाहिए और उसको उतनी लाइट प्रोड्यूस करने के लिए इतना गर्म करना पड़ेगा वो मेल्ट हो जाएगा, तो उसकी भी लिमिट है। इसलिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके टंगस्टन बेस्ट लगा उनको। दूसरा ये है कि टंगस्टन की भी एक खासियत है कि जब वो ज्यादा गर्म होता है ना, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है। अगर मैं ये कांच फोड़ दूं ना और फिर से चालू करूँ ना धुआं निकले, तुरंत टंगस्टन विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड विल फॉर्म टंगस्टन ऑक्साइड। तो गैस इसके अंदर है ना, इसको पूरा सील कर देते हैं और अंदर बढ़ते हैं इनर्ट गैस लाइक आर्गन, नाइट्रोजन, ताकि ये रिएक्ट मतलब ऑक्सीजन निकाल देते हैं अंदर से। दूसरा, इसके अंदर बढ़ी जाती है टंगस्टन और सॉरी नाइट्रोजन और आर्गन का गैसेस। क्यों? क्योंकि मैंने बुक में इतना नहीं दिया, से बता रहा हूँ, ताकि ये जो टंगस्टन है ये थर्मली आइसोलेटेड रहे। इसका मतलब क्या है? देखो जब ये गर्म होती है ना, तो मुझे बताओ, आप एक गर्म चीज के पास खड़े रहते हो तो आपको गर्मी महसूस होती है, गर्मी महसूस होती है। क्यों? क्योंकि वो हीट को रिलीज करता है बाहर, रेडिएट करता है, राइट है। टंगस्टन जब एक सर्टेन डिग्री तक गर्म होगा तभी वो ग्लो करेगा। पर अगर मान लो कि वो गर्म हुआ, उसकी जो हीट है वो बाहर चली गई, रेडिएट हो गई, तो वो उसकी जो टेम्परेचर वो इतना बढ़ ही नहीं पाएगा जितना हम चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसकी गर्मी जो उसके अंदर ही रहे। इसको बोलते हैं थर्मली आइसोलेटेड। जैसे आपका थर्मस होता है, आप उसमें गर्म चाय भरते हो और वो दिन भर गर्म रहती है, राइट है। तो वो क्या है, वो थर्मली आइसोलेटेड है, मतलब उसके अंदर की जो हीट है वो बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि वो मेटेरियल ऐसे है। तो टंगस्टन को थर्मली आइसोलेट बनाने के लिए उसके आर्गन और भरते हैं नाइट्रोजन, ताकि उसकी जो गर्मी है ना वो मैक्सिमम गर्मी उसके अंदर ही रहे, ताकि वो उतना गर्म हो पाए जितना हम चाहते हैं। कि तब वो लाइट, एक बार लाइट निकल गई फिर कोई दिक्कत नहीं है। भाई लाइट के लिए हमको टेम्परेचर चाहिए, वी वांट कि वो गर्म हो अप टू 3000 डिग्री, हो गया। फिर भले ही वो गर्म सा होता 3400 तक, कोई इशू नहीं है। भाई गर्म हुआ अप टू 3400, मान लो कि वो आ गया, थोड़ा कम हो गया तो भी चलेगा, बस वो कहाँ रहना चाहिए? 3000 पे रहना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो टंगस्टन का यूज होता है बल्ब, फिलामेंट ऑफ बल्ब। तो ये सेकंड किसका एप्लीकेशन है? हीटिंग इफेक्ट। तीसरा और सबसे खास एप्लीकेशन, उसके बिना हमारे घर में कितने ही पटाखे हो जाते हैं, अगर वो चीज हमको मालूम नहीं होती, दैट इज फ्यूज। फ्यूज क्या होता है समझ में? देखो ऐसा है बेटा कि ये हमारा प्यारा घर है। हमारे प्यारे घर में हमारे प्यारे प्यारे एसी लगे हुए हैं, प्यारे प्यारे टीवी लगे हुए हैं, हेयर स्ट्रेटनर भी लगा हुआ है, मतलब है अंदर। कभी कभी आपको यूज भी करेगी ना, पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न के लिए। मान लो कि मैं आपको घर पे आपको पॉपकॉर्न चाहिए, आपको कहा, हाँ सर मैं हेयर स्ट्रेटनर लेके आती हूँ।
कि उसको लाइन से रखेंगे, पुट 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 ऐसे निकलेंगे। ओके फाइन। तो मान लो कि ये हमारा घर है। अब सुनो बेटा, हम जानते हैं कि हमारे जितने भी अप्लायंस है, ये सब एक सर्टेन करंट को ही झेल सकते, राइट है। उससे ज्यादा करंट झेल नहीं पाएंगे। मान लेते हैं कि वो करंट है 3 एम्पियर। मतलब अगर 3 एम्पियर से ज्यादा करंट कभी अंदर चला गया, हैप्पी दिवाली, समझे। तो अब तो एक मिनट, हम क्या चाहते हैं कि करंट 3 एम, देखो 3 से थोड़ा बहुत चलता है प्लस, मतलब 3.5 चले, पर वो इस 4 5 ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो झेल लेंगे, पर इतना भी झेल नहीं पाएंगे एक्सट्रीम पर। तो वो क्या करते हैं, देखो फ्यूज एक कुछ नहीं है, फ्यूज इज अ वायर। एक वायर है जो या तो बना होगा एक मेटल का, या बना होगा एक एलॉय का। एलॉय इज अ मिक्सचर, राइट है। ज्यादातर जो हमारे खेत पे हम जो लगाते हैं फ्यूज, वो बनाता है कॉपर वायर से। कुछ नहीं, आपको कॉपर वायर चाहिए, ठीक है। तो एक वायर है बेसिकली, ठीक है। अब ये क्या होता है समझो, ये टॉरेंट पावर हाउस से हमारे घर पे वायर आ रहा है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक फ्यूज लगाएंगे, एक बॉक्स लगाएंगे। उस बॉक्स में कुछ नहीं, उस बॉक्स में एक वायर होगा। उस वायर को मैं दिखा रहा हूँ राउंड से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब और फिर ये जो उनका वायर है वो जुड़ा है फ्यूज वायर से यहाँ पे, और यहाँ से फिर ये हमने आगे भेज दी। अब मान लो कि डेली क्या होता है, डेली तो जो करंट है वो 3 एम्पियर आता है, कोई इशू नहीं। अब हम क्या चाहते हैं कि जो करंट है वो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, राइट है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा मेटल चूज करके लेके आएंगे, ठीक है। हम जानते हैं कि जब करंट पास होता है चीज गर्म होती है, राइट है। तो हम एक ऐसा मेटल लेके आएंगे, नाउ वी नो द फॉर्मूला ऑफ एच आई स्क्वायर आर टी। तो मुझे मालूम है कि कितने करंट पे वो कितना गर्म होगा। सो वी नो द टेम्परेचर ऑल्सो। अरे हाँ के ना। तो हम एक ऐसा वायर लेके आएंगे जो 3 एम्पियर से करंट जैसे ही ज्यादा होगा वो गर्म होकर पिघल जाएगा, पर 3 एम्पियर से कम होगा तो वो गर्म होगा, वो सबका अपना अपना मेल्टिंग पॉइंट है। सबका अपना मेल्टिंग पॉइंट है कि नहीं है। कोई मेल्ट होता है 100 डिग्री पे, कोई मेल्ट होता है 300 डिग्री पे। भाई मान लो कि 3 एम्पियर पे गर्मी बनती है 500 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम एक ऐसा वायर लेके आएंगे जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 500। मतलब जैसे ही 500 क्रॉस हुआ, तुरंत मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट हुआ, टूट गया, सर्किट ब्रेक हो गया, करंट आगे चलेगा नहीं। समझे भाई। नॉर्मल डेज में कोई दिक्कत नहीं है, जब हमारे खुशी भरे दिन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर चलेगा, बढ़िया, गाना गाओ, कोई दिक्कत नहीं। पर कभी कभी देखो, क्योंकि बाहर से जो करंट आ रहा है वो हमारे हाथ में तो है नहीं, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, पावर आउट भी हो सकता है। अचानक से मान लो कि 5 करंट आ गया, तो 5 आया, पहले कौन उसके रास्ते में आएगा, इसलिए इंडियन आर्मी, आतंकवादी पहले उनसे भिड़ता है, ऐसा। तो वो है 5 आया, ये क्या बोलता है, 3 से ज्यादा होगा मैं तो मेल्ट हो जाऊंगा। मेल्ट हो गया, थम, वो 5 आगे पहुंच ही नहीं पाया सब कुछ से, ये टूट गया, गरलेट, हाँ। ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड इन सीरीज, ताकि जब ये खराब हो तो सब बंद हो जाए। हम चाहते हैं सब बंद हो, है ना। वरना बेटा ऐसे क्या है ना, हाँ, समझे नहीं समझे ना बेटा। अगर एसी उसी चालू रहा, टीवी चला, बुम 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 हो जाएगा। तो इट इज जानबूझ के, देखो यहाँ पे हम सीरीज को अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं, ये बुरा खराब नहीं होता। इस ऑल की वो आपके कहाँ कहाँ पे जा सकता है, समझ गए। लाइक कंडक्टर कब यूज आता है, जब हमको करंट फ्लो करवाना है। और कब काम आता है इंसुलेटर, जब करंट से बचना है, समझ गए। अरे yes or no? So it is connected in series with the circuit, and when the current limit is exceed the minimum limit, that fuse wire get heated and melt, thus breaking the circuit and save the other appliances. क्लियर है कि नहीं है। पता है हमारे घर के पता है, अभी पता है, बाहर एमसीबी होती है, वो खटका नीचे हो जाता है कभी, बस वो पहले आते थे फ्यूज, तब आती है एमसीबी। पता है फ्यूज में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये वायर टूट गया, आप जाओ, 5 रुपए का वायर मिलता है छोटा सा, लाओ वापस से लगा दो, फ्यूज लगा दो, चालू। हम मतलब कितनी बार करते खेलते, कुछ नहीं करना है। जो 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 होता है ना पुराने वायर, वो लेके आते, यूं निकालते, फट, वायर ज्वाइन किया, वापस से फिट किया, चालू। 10 मिनट वापस से मेल्ट हो गया। बट हमारी मोटर तो भाई सही सलामत रही ना, तो मैं बेटा मोटर जाती, एक साथ में 30,000 का फटका, फट।
और यहाँ पे वो बेचारा वो कचरे में पड़ा वायर वो काम आ रहा है। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूज। यहाँ पे हम हीटिंग इफेक्ट को अपने फायदे के लिए यूज करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? और मार्केट में होता है ना फ्यूज जो होता है ना वो अलग अलग रेटिंग से आते हैं, आप जाओगे ना मिल जाएंगे आपको। किसी पे लिखा होगा 1 एम्पियर, मतलब हाँ, उसकी लिमिट 1 एम्पियर है, ज्यादा हुआ फुट मेल्ट हो जाएगी। किसी पे लिखा था 2 एम्पियर रेटिंग, समझ गया ना रेटिंग का मतलब क्या होता है। फाइव अलग अलग आपको मिलते हैं, तो यू कैन यूज दी, ट्राई कर सकते हो। पर आजकल इनका जो रोल है वो ले लिया किसने, एमसीबी ने। पता है क्यों? क्योंकि इसमें एक लोचा ये होता है कि जब ये मेल्ट होता है ना तो थोड़ी चिंगारी निकलती है, स्पार्क निकलता है। उससे क्या लोचा होता है कि घरों में आग लग सकती है, राइट है। तो अब उनकी जगह एमसीबी आ गई। एमसीबी का सेम प्रिंसिपल है। जब एक करंट वो मेल्ट नहीं होता है, जब एक करंट सर्टेन लिमिट एक्सीड करता है ना, एमसीबी ऑटोमेटिक सर्किट ऑफ कर देती है। समझ गए? उसका सिस्टम होता है पूरा ऐसा, है ना। तो वो मतलब वो बटन बंद कर देगी, बटन बंद किया तो जाओ चालू कर दो। समझ गए? इसलिए तो एमसीबी मेल्ट नहीं होती है, वो अलग प्रिंसिपल। तो वो है ना, वो पूरा वो अच्छा वो बढ़िया है आजकल, वो सही है। शॉर्ट उससे क्या है, ये खतरा बच गया है, कौन सा, ऑफ शॉर्ट सर्किट। और फिर मान लो कि आपने घर में किसी को फ्यूज लगाया नहीं आता, फिर अगले दिन तो वेट करो किसी को मिस्त्री बुलाने का, तो वो भी लोचा नहीं एमसीबी में। तो टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है। पर पहले तो ये होती थी, आज से 10 साल पहले आपको फ्यूज ही दिखेंगे हर जगह। आज भी खेतों में तो ये फ्यूज ही होता है ना बेटा, क्योंकि एमसीबी महंगी पड़ती है। हाँ, वहाँ तो खुले, वहाँ भी खतरा नहीं, तार लगने का, एक छोटे से रूम में ही होता है सब कुछ। घरों में या कोई डेंजरस हो तो एमसीबी यूज करना। क्लियर है कि नहीं है? डन। और पता है हमारे घरों में तो हर रूम के लिए एक एमसीबी होती है आजकल तो। लेकिन मान लो कि बूढ़े पड़ के किसी रूम में करंट, क्योंकि क्योंकि क्या होता है, बच्चे बदमाश होते हैं। हाँ, मैं तो खूब बदमाश था कि कुछ वजह मस्ती कर ले मुंह करके, तो कभी कभी उससे भी होता है शॉर्ट सर्किट। तो अचानक से उस रूम में करंट बढ़ जाएगा, तो उस रूम के ऐसे भी उस रूम के करंट को बंद कर देगी। समझे ना? तो ऐसा हो। आपके घर में पता है, देखो एक बॉक्स में बहुत सारे ऐसे बटन लगे होते हैं, बस वो हर रूम की एमसीबी होती है। और एक एमसीबी आपका जो होगा मेन मीटर, उसके आजू बाजू भी होगी। ठीक है? क्लियर एकदम? सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ गए? ये हमारे फायदे के लिए यूज है। ओके फाइन। अब एक लास्ट टॉपिक है पावर, वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ बचे न्यूमेरिकल्स, मतलब एक लेक्चर और मिनिमम, फिर चैप्टर खत्म होगा। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है? इसीलिए थोड़ा 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 करते जाना, है ना। होमवर्क भी मिलता जाएगा। कभी कभी आप यहाँ रोकेंगे भी 5-10 मिनट के लिए, 2 लेके जाऊंगा, ट्राई करना। 1 महीने के अंदर ऐसा करना है कि तुमको जबानी याद हो जाए, इस वाले में ये करना, इस वाले में ये करना। क्यों नहीं करना? बहुत कुछ उल्टा उल्टा सुनती है। इलेक्ट्रिक पावर, एक बड़ा इलेक्ट्रिक पावर हमारे घर पे पता है, ये हमने 9th में पढ़ा था पावर के बारे में। फिर डिफाइन करेगा पावर को? 9th में पढ़ा था हमने, वर्क अपॉन टाइम। हाँ, फॉर्मूला है। मतलब हाँ, देखो सुनो, पावर की पहले तो मैं अभी यहाँ पे पढ़, चैप्टर कौन सा है, इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर, कंसेप्ट सेम। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको याद करूँ, इसका सिंबल पी होता है, इसका यूनिट होता है वॉट, मालूम है ना। इसको डब्ल्यू लिखते, कैपिटल डब्ल्यू। यस और नो? समझो, अगर मान एक काम करना, आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक आयरन स्त्री है, उस पर देखना, उस पर लिखा, उस पर ऐसा लिखा होगा 1000 वॉट। लिखा है कभी किसी ने? नहीं देखा? अगर नहीं देखा आज देखना। पता क्या मीनिंग है इसका? उस पर लिखा था पावर, ऐसा लिखा पावर, हर चीज का एक पावर रेटिंग है। मैं इस एसी का पावर रेटिंग देख के ये बता दूं कि ये एसी 2 महीने बाद कितना बिल आएगा आपको। यस। और मैंने ये किया भी और कितनी बार किया, और मेरा जो आंसर है वो बस कुछ पॉइंट में डिफरेंस रह गया, बता तो वरना पूरा आंसर है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप जाते हो ना पीजी वीजी में, तो वहाँ क्या होता है,
आप जो अगर एसी यूज करो तो उसके लिए अलग से मीटर लगता है। तो मैंने कैलकुलेट किया, मैं रेडी नोट किया, एक पॉइंट एक्यूरेसी, सिर्फ पॉइंट के बाद डिफरेंस था, बाकी सब समझी। तो ऐसा होता है। ये पावर का मतलब क्या है, मुझे एक बात बताओ, हम पैसे पे क्यों करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के? एनर्जी के जो हमने ली है, हर चीज पे रेटिंग लिखी हुई है पावर की। इसका मतलब पता है क्या है? अगर मान लो कि आपके आयरन जो स्पेस पर लिखा हुआ है 1000 वोल्ट का मतलब, अगर उसको आपको चलाना है सही से तो उसको हर एक सेकंड में 1000 जूल एनर्जी चाहिए। किसी का पावर 1000 मतलब उसको एक सेकंड में 1000 चाहिए। मतलब समझो, अगर आपने एक इलेक्ट्रिक आयरन को 3 सेकंड ऑन रखा तो एक सेकंड में उसने कितना जो एनर्जी दिया? 1000। दूसरे के लिए 1000, तीसरे के लिए 1000, 3000। उसको हर सेकंड में कितना एनर्जी चाहिए, वो होता है पावर। बात समझ में आई? ऐसे हर एक का पावर होता है। तो आपके घर में मान लो कि सपोज करो कि एक आपने एक आयरन है, उसका पावर इतना है, एसी का पावर है 2000, ठीक है, पंखे का पावर है 100, किसी का पावर है 500, फिर एक का पावर है 400। कुल मिला के ये आपके घर में ये 5 चीजें हैं। आप ये डेली आपने ये सब पांचों चीजें मान लो कि 5 सेकंड के लिए यूज की, ठीक है, तो सबको ऐड करो, कितना आंसर आ रहा है? 4000। 4000 वोट मतलब एक सेकंड में ये 500 मिलके कितना जो एनर्जी खाएंगे? 4000 एक सेकंड में। तो दूसरे सेकंड के लिए और 4000, 8000, फिर 4 और 12, 16, 20,000। 20,000 जूल एनर्जी ये 5 सेकंड में खा जाएंगे। वो कौन देगा? वो आपको वो देगा। कौन? पावर पॉइंट खुला थ्रू दिस सोर्स। आप समझ गए? तो पावर मीन्स द एनर्जी। वहां क्या बोलते थे अपन उससे बड़ा नाइन्थ में? वर्क डन इन 1 सेकेंड। अब बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे एनर्जी यूज इन वन सेकेंड। यहाँ ऐसे बोलेंगे रेट ऑफ रेट एट विच एनर्जी इज यूज। रेट मतलब एक सेकेंड, मैं पहले बताया, डिवाइड बाय टाइम। थोड़ा पावर का फॉर्मूला क्या हो गया? एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, यहाँ बोल दो वर्क डिवाइड बाय टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बोलो बोलो। अब देखो मैं हल्का सा वेरिएशन ला रहा हूँ, देखना। व्हाट इज वोल्टेज? वर्क डन अपॉन डब्ल्यू बाई क्यू, वर्क डन बाय चार्ज। अरे भाई यहाँ के ना, हाँ वो V इक्वल टू आई है, वो ओम्स लॉ है, वो अलग है, ये अलग है। डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। तो V अपॉन V ये बन जाएगा। W की वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या आया? V V Q, और नीचे क्या है? T। व्हाट इज करंट? Q बाय T। तो ये क्या बन गया? I। तो पावर क्या बन गया? V इंटू आई। समझ गए? अरे समझे नहीं समझे? तो समझो कि मान लो कि भाई एक रेजिस्टेंस है, यहाँ वोल्टेज है 6 वोल्ट, करंट जा रहा है 2 एम्पियर। तो कितना पावर ये यूज कर रहा है? वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दो। 6 टू जा 12 वॉट। हर सेकंड में ये 12 वॉट एनर्जी खा रहा है। तो अब किसी के अंदर कितना करंट जा रहा है, उसमें कितना वोल्टेज लगाया है, वो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो एक सेकंड में कितनी एनर्जी यूज कर रहा है आपको वो मान कर दो। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई? पक्का? कोई तकलीफ है तो बोल। डन? समझ गए ना? ठीक। तो अब आज आगे काम करना, कुछ एक अप्लायंस देखना और उसमें नोट करना क्या लिखा हुआ है नीचे। फिर अपन नेक्स्ट सेक्शन में कैलकुलेशन करेंगे। ट्राई टू कैलकुलेट। सही करेगा तो आपकी मम्मी खुश हो जाएगी यार, ये इच्छा होता करना है, मना नहीं। क्या सर, यहाँ तो मैथ तो सॉल्व होती नहीं मैं। है कि नहीं पुआ नहीं? बाढ़ में जाओ सर। छोटा सा पॉइंट बचा है, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। डिस्कस एक बस एक एग्जांपल कर लेते हैं। 5 सेकंड का एग्जांपल है, खत्म हो गया। 5 सेकंड। अरे कहाँ, वही चालू करने थे मुझे, चालू करने के बाद देख गिन। नहीं हुई भाई अभी। हो गया सब। 5 सेकंड गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, इसे इसे दे तो हो गया अभी। हो गया। वी दिया है, आई दिया है। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ
कितना था? ए 1 2 3 हो गया था। हाँ चलो। ए ए 4 5। हाँ तुमने तुरंत बोल दिया था। नहीं 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 नहीं। हाँ ठीक है, आप मत कर देना। ठीक है, समझ गए, कुछ नहीं है उसमें, पी दिया, वी दिया हुआ है और आई दिया हुआ है, पावर निकालना, क्लियर है? समझ गए? 11.2, 11.12 सॉरी। कोई स्टॉप कर ले सेकंड।